आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को शुरुआत करेंगे, जहां मैंने पहली बार आपको ये बताया था एक सामान्य रूप में कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है। तो सबसे पहले इसी प्रश्न पर विचार करना था कि व्हाट इज़ लॉ, विधि क्या है। इस संबंध में हमने ये भी कहा था कि सबसे पहले जो स्कूल्स आएंगे उनके जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं, जब हम उनके बारे में जान लेंगे तब विधि शास्त्र क्या है और विधि क्या है दोनों में अंतर देख सकेंगे। और चूँकि विधि का ज्ञान ही विधि शास्त्र है, अतः ये जानने के लिए सबसे पहले वो विचारधाराएं किस प्रकार से बनी, कैसे डेवलप हुई और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्रमशः उनको देखेंगे। आज हम नैसर्गिक विचारधारा नेचुरल लॉ को देखेंगे, क्योंकि नेचुरल लॉ इज़ कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अप्रोच ऑफ लॉ। सबसे पहली जो आपको अप्रोच दिखाई पड़ती है वो विधि के क्षेत्र में नैसर्गिक विचारधारा के द्वारा इसका विकास किया गया है। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेचुरल लॉ को कैसे पहचानेंगे और इनके जो विधि शास्त्री हैं, और जो इसमें विधि शास्त्री कहना अभी ठीक उचित नहीं होगा, फिलासफर हैं या जो दार्शनिक हैं वो कौन कौन से हैं और उन्होंने क्या क्या वर्क किया है। और सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि नेचुरल लॉ जो है, नेचुरल लॉ नैसर्गिक विचारधारा, नैसर्गिक विचारधारा, नेचुरल लॉ स्कूल। अब चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं इसकी देखते हैं कि नेचुरल लॉ को आप इसके सबसे अच्छा तरीका होता है, आप शुरुआत में ही जब विधिशास्त्र पढ़ते हैं तो प्रारंभिक जो शुरुआत की जो क्लासेस हैं उनमें ही ये जान लेना चाहिए सेमेस्टर्स में कि विधिशास्त्र की जो स्कूल्स आएंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण अगर हम ध्यान में रख लेंगे तो सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि इनकी वजह से जो विचारक आएंगे वो अपनी इसी ही लाइन पर चलेंगे, इन बताए हुए कैरेक्टरिस्टिक से बिल्कुल नहीं हटेंगे। अगर ये कहेंगे लॉ ऑफ नेचर है तो इसको मानने वाले लॉ ऑफ नेचर से कतई नहीं हटेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। अपने बेसिक प्रिंसिपल्स नॉर्म्स को ये लोग कभी नहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये नेचुरल अप्रोच कैसे देख रही है। तो सबसे पहले कि नेचुरल लॉ आइडेंटिफाइड, नेचुरल लॉ आइडेंटिफाइड विद जस्टिस। देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगा न्याय, कि नेचुरल लॉ की जो पहचान है वो क्या है, नेचुरल लॉ आइडेंटिफाइड विद जस्टिस। तो नेचुरल लॉ की पहचान क्या है, न्याय। तो ये न्याय की संकल्पना के साथ इसके अंदर जो भी दार्शनिक फिलासफर बाद में 19वीं सेंचुरी में जो ज्यूरिस्ट आएंगे उनका जो केंद्र बिंदु है वो न्याय ही रहेगा। तो सबसे पहली पहचान नेचुरल लॉ आइडेंटिफाइड विद जस्टिस, यानी पहला आपको पहचान मिली जे से। दूसरा, जस्टिस जब आप देना चाहते हैं किसी भी लीगल सिस्टम में तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि जस्टिस देने जा रहे हैं इसका सोर्स क्या होगा। तो जो नेचुरल लॉ है उसका जो सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ नेचुरल लॉ इज, देखिए डी आया, डी का मतलब होता है डिवाइन। डिवाइन माने दैवीय, दैवीय विधि, डिवाइन लॉ। तो क्वेश्चन क्या उठा कि नेचुरल लॉ की सबसे पहली पहचान आप किससे करते हैं कि ये पहला काम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉ आइडेंटिफाइड विद जस्टिस। पहला कैरेक्टर फीचर्स है इनका, चीफ कैरेक्टर न्याय। दूसरा, जब न्याय देंगे तो न्याय के लिए जो इनका सोर्स है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ द नेचुरल लॉ इज डिवाइन, यानी दैवी विधि इनका प्रमुख स्रोत है। यानी इनका अध्ययन की जो विषय वस्तु है दैवी विधियाँ, डिवाइन लॉ, सुप्रीम लॉ। देन जस्टिस, डिवाइन। और तीसरी चीज़ देखिए क्या निकली कि नेचुरल लॉ जब डिवाइन लॉ है तो निश्चित रूप से ऐसा लॉ जो है क्या मॉरल होगा या इमॉरल होगा, इस बात का निर्णय लिया जाना चाहिए। तो इनके जितने भी ज्यूरिस्ट हैं इनका मानना क्या होगा कि जो नैसर्गिक विधियां हैं जिनका अध्ययन किया जाना है उनका जो सब्जेक्ट मैटर जो दैवी विधियों से जुड़ेगा विषय वस्तु से, वो क्या होना चाहिए, मॉरलिटी, यानी नैतिकता। विधियों का नैतिकता के साथ संबंध,
घनिष्ठ संबंध, कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर सेपरेट करने चले जाएंगे विधि को नैतिकता से तो आप किसी दूसरे स्कूल यानी एनालिटिकल पॉजिटिविज्म में जा सकते हैं। तो यहाँ क्या पहचान है इनकी, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जैसे ही इनको हम रिएक्ट करेंगे हम किसी दूसरे स्कूल में निश्चित रूप से जा सकते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल लॉ का पहला फीचर जस्टिस, डिवाइन लॉ इनका सोर्स हो गया। तो ऐसे याद रखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचुरल लॉ इज जस्टिस, न्याय। देन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डिवाइन। अब तीसरा क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, विशेषता क्या बताना चाहते हैं कि विधियां नैतिक हैं, अनैतिक नहीं है। तो लॉ एंड मोरालिटी विथ कनेक्ट सो कनेक्टेड, एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट। देन अब जस्टिस भी देंगे, डिवाइन भी है, मोरालिटी भी है। अब ये जो विधियां हैं, हमने कहा था विधियों का जो उद्देश्य है कहीं लागू किया जाएगा स्टेट में, तो इनका अप्लीकेशन कैसी होगी, इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, इनकी प्रयोज्यता क्या होगी। तो सब आखिरी इसका जवाब क्या देते हैं, यूनिवर्सली अप्लीकेबल, यानी नेचुरल लॉ के जो मानने वाले हैं कहते हैं कि नेचुरल लॉ जो है, नैसर्गिक विधि के जो सिद्धांत हैं सभी विधिक व्यवस्थाओं में, ऑल लीगल सिस्टम्स समान रूप से यूनिवर्सली अप्लीकेबल होते हैं। यानी इनकी जो एप्लीकेशन है यूनिवर्सली है, यानी सार्वभौमिक रूप से सभी विधिक व्यवस्थाओं में इनके सिद्धांत पाए जाते हैं। तो जो लोग आगे पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन्होंने नेचुरल लॉ के कुछ सिद्धांत बहुत से लोगों को जबान पे ही याद रहते हैं, याद रहने चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आरडी आल्ट्रम पार्ट्रम, यानी सुनवाई का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार होता है, सभी विधिक व्यवस्थाओं में पाया जाता है। निमो जडक्स काजा सुआ, नो वन कैन बी जज हिज ओन मैटर, प्रत्येक व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता। बायस, रीजनेबलनेस, युक्तियुक्तता, ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं जो सभी विधिक प्रणालियों में पाए जाते हैं। लेकिन इनका मानना क्या है कि हमारे जो सिद्धांत हैं सभी विधिक प्रणालियों में पाए जाते हैं, यूनिवर्सली अप्लीकेबल है, ये इनकी पहचान है। और जब इस पहचान को हम हिट करेंगे तो फिर हम किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे, जैसे ही कहूँगा ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ क्या रखना है कि जस्टिस दिया, डिवाइन लॉ है, मॉरलिटी है और यूनिवर्सली अप्लीकेबिलिटी है। अब देखिए, जब डिवाइन लॉ है तो एक प्रश्न आपके मन में और उठना चाहिए, एक कैरेक्टर और निकल आएगा, क्या आप डिवाइन लॉ को परिवर्तित कर सकते हैं? क्या दैवी विधियों को एक मानव यानी ह्यूमन बीइंग जो हमारे द्वारा बनाई गई विधियाँ हैं, क्या उनमें परिवर्तन ला सकता है, क्या चेंज कर सकता है? तो आपका जवाब निश्चित क्या होगा, नहीं किया जा सकता है। यानी जो नेचुरल लॉ का जो प्रिंसिपल लास्ट में क्या इन्होंने बताया कि जो नेचुरल लॉ के जो सिद्धांत हैं इम्यूटेबल हैं। इम्यूटेबल माने होता है, कभी कभी इसको वर्ड यूज़ करते हैं अनचेंजेबल, लेकिन ये सही वर्ड नहीं, फ्रीडमैन ने वर्ड यूज़ किया है इम्यूटेबल, अपरिवर्तनीय है। नैसर्गिक विधि के जो सिद्धांत हैं अपरिवर्तनीय हैं, इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए कितना सिंपल तरीका, अगर ये प्रिंसिपल याद हो जाते हैं तो आपको इन्हीं प्रिंसिपल को जैसे ही रिएक्ट करेंगे किसी दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना होता है, किसी भी स्कूल की विशेषता क्या है। तो इस स्कूल की विशेषता क्या है, पहला जस्टिस यानी न्याय, दूसरा डिवाइन यानी सोर्स, DJD, डिवाइन लॉ है तो निश्चित रूप से मॉरल होगा मॉरल होगा और यूनिवर्सली अप्लाई होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा टेरिटरी के बेस पर। देन आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी इम्यूटेबल होगा, अपरिवर्तनीय होगा। 1 2 3 4 5, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सिंपल हैं, कभी भी आप याद कर सकते हैं कि नेचुरल लॉ में जो भी अब फिलासफर आएंगे अपने इन बेसिक आधारभूत सिद्धांतों से किसी भी तरह से नहीं हटेंगे। लेकिन हो सकता है कि जब हम जस्टिस की बात करें तो जो इसमें जो विचारक आए तो खुद जस्टिस को किसी दूसरे दृष्टिकोण से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन इस संकल्पना को वो डिनाई नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे। अतः सबसे पहले याद करना आवश्यक है कि प्रत्येक स्कूल के फीचर्स बिल्कुल आसान से याद हो, फिर बाद में उनके अंदर व्याख्या की जानी चाहिए। तो पहले पहचान जस्टिस, लॉ जो होगा इनका डिवाइन होगा, मॉरल होगा, मॉरलिटी जुड़ी होगी, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे और परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, ये इनकी प्रमुख पहचान है। तो आज आपने यहाँ तक इसको देखा है। अब
नेक्स्ट लेक्चर में हम इस विचारधारा में आने वाले प्रमुख विधि शास्त्रियों के नाम और उनके बुक और क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जहाँ पर अपने सिलेबस के हिसाब से आवश्यक होगा उसका जिक्र करेंगे। तो आज इसको देखें और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आते हैं।